हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आशा है कि आपकी विज्ञान का परीक्षा बहुत ही लाजवाब तरीके से गई होगी। अब बारी आती है सामाजिक विज्ञान की परीक्षा, तो यह भी परीक्षा आपका बहुत ही अच्छा तरीका से जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आउट करने वाले हैं। इसमें जो भी प्रश्न बताएंगे सेम टू सेम आपके कल के एग्जाम के पेपर में आपको छपा हुआ दिखाई देगा और आप बड़े ही मज़े तरीके से उसे बनाकर आइएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक। और एक बात हम आपको इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें जितने भी प्रश्न हम आपको बताएंगे वह सभी इसी वीडियो में याद कराने वाले हैं, समझाने वाले भी हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण और समन्वय किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, श्रम, पूंजी या मानवीय पूंजी का बिना किसी रुकावट का एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरण हो सके, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए, वैश्वीकरण एक प्रक्रिया होता है। पहले तो आपको जानना, यह एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण और समन्वय किया जाता है। एकीकरण और समन्वय का मतलब है कि इस तरह से किया जाता है कि कोई दूसरा देश, जैसे इंग्लैंड हमारे देश में अपने सामान को बेच सकता है और हम भारत के लोग उस इंग्लैंड में अपने सामान को बेच सकते हैं। तो क्या क्या बेच सकते हैं? वस्तुओं हो गया, सेवाओं हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, श्रम, पूंजी और मानवीय पूंजी का बिना किसी रुकावट का जो है ना, एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान हो, हस्तांतरण हो, तो उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है, उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध, जैसे हो गया लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। देखिए, उदारीकरण के द्वारा क्या होता है कि सरकार जितने भी अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए हैं, जैसे में लाइसेंस, कोटा, इसको हटा देगा तो वह उदारीकरण कहलाएगा। और भारत सरकार ने जो है आर्थिक विकास के लिए सन 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई थी। कुछ इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकदम हम आपको इसमें जो है सभी का आंसर एकदम सरल भाषा में लिखे हैं, जो आपको एक दो बार पढ़ने के पश्चात याद ही हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। और जो चीज़ आप समझ जाइएगा उसे बोर्ड एग्जाम में तो फाड़ कर रख दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, निजीकरण क्या है? तो निजीकरण का तात्पर्य निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना एवं उनका प्रबंधन करना ही निजीकरण कहलाता है। जो निजीकरण होते हैं, अर्थात जो निजी क्षेत्र होते हैं, किसी खास व्यक्ति के क्षेत्र होते हैं, वह क्षेत्र क्या करेगा? सार्वजनिक क्षेत्र पर, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्षेत्र होता है, उसके उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जो है स्वामित्व अर्थात अपना अस्तित्व वहाँ पर ग्रहण कर लेता है, तो जिस परिवर्धन को जो है निजीकरण कहा जाता है, उनका जो प्रबंधन करता है वही निजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, वह क्या होता है? व्हाट इज नेशनल इनकम? तो इसका आंसर आपको लिखना है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादन की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कोई भी देश ले लीजिए, भारत अपना देश ले लेते हैं, इसमें एक वर्ष में उत्पादन की गई अर्थात किसी भी वस्तु को बनाया गया, तो उसके बनाने में मौद्रिक मूल्य का जितना भी योग होगा वही राष्ट्रीय आय कहलाएगा। और महान अर्थशास्त्री प्रोकेंस के अनुसार जो है राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुएं तथा विनियोग वस्तुएं पर किए गए कुल व्यय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कुल व्यय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है महान शास्त्री प्रोकेंस के अनुसार। या आप चाहे तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेगा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, आपदा क्या है? तो आपदा एक प्रकार का दुर्घटना है।
यह क्या है? तो आपदा एक प्रकार का दुर्घटना है जो बिना पूर्वानुमान के अर्थात बिना अनुमान के आकस्मिक अर्थात अचानक आ जाते हैं, जिससे मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं और संसाधन जीव जंतु की भारी क्षति होती है, उसे आपदा कहते हैं। देखिए आपदा क्या होता है? तो आपदा एक प्रकार का दुर्घटना होता है जो बिना अनुमान का ही अचानक आ जाता है। अगर भूकंप आ जाएगा अचानक, तो जैसे उदाहरण में आपको भूकंप, सुनामी, बाढ़, अगर अचानक ये आपदा आ जाएगा तो आपका बहुत सारा नुकसान होगा, जान माल का क्षति होगा, संसाधन का क्षति होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो उसी को तो आपदा कहते हैं। आपको अपनी भाषा में लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपदा प्रबंधन क्या है? यह भी प्रश्न आपको चुटकी में समझना है कि आपदा मानव जनित हो अथवा प्राकृतिक, अर्थात मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया हो या प्राकृतिक के द्वारा। देखिए मानव जनित आपदा कौन कौन से होंगे? जैसे कहीं पर बमबारी किया गया, और जैसे में बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, यह सब प्राकृतिक आपदा होंगे। तो आपदा मानव जनित हो या प्राकृतिक आपदा हो, उसका जो निवारण है, उसका बचाव जो है वह आवश्यक होता है। इसके लिए आपदा से बचने के लिए किए गए उपाय, जिससे आपदा को तो पूर्ण रूप से आप नहीं रोक सकते हैं, बल्कि उसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं, इसे ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। जैसे भूकंप आएगा तो आप पिलर के सामने या पिलर के नज़दीक चला जाइएगा तो आप उसके प्रभाव को रोक सकते हैं, ना कि आप आपदा को ही ख़त्म कर दीजिएगा। तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, जो आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? कमेंट जरूर करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चावच निरूपण से आप क्या समझते हैं? यह मानचित्र का एक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का, यह भी पूछा जाता है। देखिए पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के आकृतियां, जैसे शंक्वाकार पहाड़ी हो जाता है, भी आकार की जो घाटी होती है, भी आकार की घाटी, जलप्रपात हो गया और झील हो गया, ये सब झील होते हैं ना, इसको मानचित्र पर निरूपण ही उच्चावच निरूपण कहलाता है। अर्थात पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आकृति हैं। अगर आप इसे नक्शा में मान लीजिए, यहाँ पर हमको मानचित्र में दर्शा देते हैं कि यहाँ पर भी आकार का जो है घाटी है, यहाँ पर पहाड़ी है शंक्वाकार, और ये झील है या नदियाँ हैं, इसको अगर आप मानचित्र पर दर्शा दीजिएगा तो वह उच्चावच निरूपण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसके क्या उपाय हैं? तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है, उसके बारे में लिखना है आपको। जल एक प्राकृतिक संसाधन है, इसे विभिन्न तरीके से रक्षा करना जल संरक्षण कहलाता है। जल को बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है, सिंपल परिभाषा। और इसके क्या उपाय हैं? तो जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। एक में लिखना है भूमिगत जल की पुनः पूर्ति करना, इसके लिए गड्ढे खुदवाना, कुआं खुदवाना, बड़े बड़े तालाब खुदवाना। दूसरे में जल संचयन प्रबंधन, अर्थात गड्ढे करके उसमें पानी को संचित रखना, टैंक बनवाना, छत के ऊपर जो टैंक बनाया जाता है पानी को संचित रखने के लिए, और वर्षा जल को संग्रहित करना, और तकनीकी विकास करके हम जल संरक्षण को बचा सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है? तो वैसा सूची जिसमें भारत की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार किया जाता है वह रेड डाटा बुक कहलाता है। जिससे में डोडो एक पक्षी का नाम है, यह जो है ना विलुप्त हो रहा है, तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों को एक सूची में तैयार किया जाता है कि यह पक्षी विलुप्त हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। तो यह क्या किस सूची के अंतर्गत आता है? तो रेड डाटा बुक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी प्रश्न मोस्ट VVI है कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करे। जो आय है उसका गरीबी के साथ किस प्रकार से संबंध है, उसी को यहाँ पर बतलाना है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, आय और गरीबी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, अर्थात उसकी इनकम बढ़ती है, तो वह अधिक राशि खर्च करता है। अगर किसी के पास ज़्यादा रुपया आ जाता है तो वह ज़्यादा खर्च करने लगता है, और बचत भी करता है, तो वह राशि का बचत कर पाता है, और बचाए गए राशि को उत्पादन के दूसरे क्षेत्र में विनियोग करता है, जिसके कारण आय के नए नए क्षेत्र तैयार होते हैं और धीरे धीरे गरीबी खत्म हो जाती है। अर्थात आपके पास ज़्यादा इनकम होने लगेगा तो आप शेयर मार्केट में, बहुत सारे जगहों पर व्यवसाय में आप रुपया लगाइएगा, ताकि आपका नया नया क्षेत्र उत्पन्न हो जाए और आपको जो इनकम आने का सोर्स बढ़ जाएगा, तो आपकी गरीबी जो है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? यह इसे कहते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे GDP संक्षिप्त रूप में कहा जाता है। किसी देश में किसी दिए गए वर्ष में
मान लीजिए कोई देश है इंडिया, उसमें एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसे संक्षिप्त में जीडीपी भी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ये आपको याद रखना है, इसका अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों के विशेषताओं का उल्लेख करें। खनिज की क्या विशेषताएं हैं उसका उल्लेख करना है। तो खनिजों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट में है, भारत में खनिजों का वितरण और वितरण जो है यहाँ पर असमान है, वितरण असमान है। भारत में खनिजों का वितरण जो है वह असमान है। दूसरे में लिखना है, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम और कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक पाया जाता है। और तीसरे में लिखना है, खनिज समाप्य संसाधन है, अर्थात यह जल्दी समाप्त हो जाता है। अगर इसे एक बार उपयोग कर लेते हैं तो इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। तो नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ही समय में बहुत सारे लाभ को प्रदान करता है। जैसे में अगर आप नदी को घाटी परियोजना बनाते हैं तो उससे सिंचाई होगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, बाढ़ से बचाव होगा और अन्य सारी क्रियाओं का जो है ना संपादन होता है, जिस कारण से नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर का प्रश्न है, नगर निगम के कार्यों का उल्लेख करें। यह आपको लॉन्ग क्वेश्चन में निश्चित रूप से पूछा जाएगा क्योंकि यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि यह आएगा, आप देख लीजिएगा पेपर में, तो इसका 100% गारंटी है। तो नगर निगम के क्या कार्य हैं, तो नगर निगम के निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट में आपको डैश देकर लिखना है कि साफ सफाई करना, हेडिंग बनाइएगा, उसके बाद लिखना है, नगर निगम के सभी कार्यों में से यह भी एक प्रमुख कार्य है जिसमें सड़कों, नालों, गली इत्यादि का साफ सफाई किया जाता है। दूसरे में निकला है, शौचालय की व्यवस्था, सभी लोगों को शौचालय की व्यवस्था कराई जाती है नगर निगम के तहत। तीसरे में आपको लिखना है, नए नए विद्यालय और महाविद्यालय का निर्माण। तो नगर निगम के तहत शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए और शिक्षित वाले इलाकों में विद्यालय और महाविद्यालयों का जो है निर्माण किया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद आपको लिखना है, नए नए सड़कों के साथ साथ टूटी फूटी सड़कों का मरम्मत करना इसका प्रमुख कार्यों में से एक है। पाँचवें में आपको लिखना है, यह लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अस्पताल अर्थात चिकित्सा की व्यवस्था करवाता है। और 6 में लिखना है, सड़कों पर पड़े लावारिस जीव जंतु को सही ठिकाना भी नगर निगम ही लगाता है, नगर निगम ही लगाता है। मान लीजिए कि जो सड़क होते हैं उस पर कोई जानवर मर जाता है तो उसको हटाने का, निपटाने का कार्य नगर निगम के ही सदस्यों के द्वारा किया जाता है। साथ में हम लिखना है, सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। इसके बाद और भी लिख सकते हैं कि पार्क का निर्माण करवाया जाता है नगर निगम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, आय से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उसे उस कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। आय मुद्रा और वस्तु तथा अन्य रूप में भी हो सकता है। देखिए, आय को आप समझ सकते हैं इस तरह से, कोई लेबर है, वह ईंटा का काम करता है, तो वह ईंटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, तो वह शरीर से काम कर रहा है, जिस कारण से शरीर से काम करता है और उसके बदले में उसे कुछ रुपया दिया जाता है, उसका मजदूरी दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है, उसी का वह जो है उसका आय कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़े लिखे आदमी है, वह कंप्यूटर से काम कर रहा है, तो वह मानसिक कार्य कर रहा है, अपने दिमाग से काम कर रहा है, तो इसके बदले जो है उसे पारिश्रमिक दिया जाता है, अर्थात मजदूरी दिया जाता है, वही उसका आय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो वैसा अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है जहां उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें कोई निजी व्यक्ति अर्थात किसी व्यक्ति, निजी व्यक्ति मतलब कोई खास व्यक्ति, और उस पर सरकार का भी जो है वह हक होता है, दोनों मिलकर काम चलाते हैं। मान लीजिए एक रेलवे है, उस रेलवे स्टेशन है, पूरा सरकार रेलगाड़ी जो है वह सरकार के अंतर्गत भी आता है और निजी व्यक्ति दोनों जो है उसके कमाई से लाभ उठाता है, तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा और यह पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है।
और फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। यह भी प्रश्न आया हुआ है, तो और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है वर्णन करिए। यह प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है या लॉन्ग में आया हुआ, आप इसे अच्छे तरीके से बनाइएगा। तो देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का तात्पर्य जो है वह विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में बंटवारे से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की जो है ना आर्थिक क्रियाएं किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं स्वाभाविक है किया जाएगा, और जैसे में बैंक हो गया, व्यवसाय परिवर्तन, संचार हो गया, जो टेलीविज़न और होता है वह फ़ोन होता है, वह संचार का माध्यम होता है। तो यह बंटवारे का एक साधन होता है, और इसके आधार पर इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। आपको इस तरह से लिखना है। अब इस तीनों को परिभाषित करना है, इसका वर्णन करना है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो वैसा क्षेत्र जिसमें कृषि से जुड़े सारी क्रियाएं संपादित किया जाता है वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, और इसी क्षेत्र को जो है कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र है, तो कृषि जो है वह प्राथमिक क्षेत्र है, यह आपको याद रखना है, क्योंकि यह भी ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा। इसमें जितने भी बता रहे हैं इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब पूछा जाएगा, आप ध्यानपूर्वक इसे देखते रहिए। दूसरा में लिखना है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तो वैसा क्षेत्र जिसमें उद्योग से जुड़े विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का संपादन किया जाता है, वह द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। देखिए, द्वितीयक क्षेत्र वह होगा जिसमें उद्योग, कारखाने इत्यादि का जो है ना चर्चा किया जाएगा, संपादन किया जाएगा, वह द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से पूछा जाएगा कौन द्वितीयक क्षेत्र है, तो उद्योग का ऑप्शन दिया रहेगा, तो वह उद्योग आप लगाइएगा। तीसरा में तृतीयक क्षेत्र, तो ऐसा क्षेत्र यहाँ पर होगा, ऐसा क्षेत्र जिसमें सेवा से संबंधित विभिन्न प्रकार का क्रिया किया जाता है वह तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र। ये ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, अतः यह आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो आर्थिक विकास है वह आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें वृद्धि किया जाता है, जो नेशनल इनकम होता है उसमें वृद्धि किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी प्रश्न आया हुआ है कि सागर सम्राट क्या है। इसे आपको चुटकी में बनाना है कि सागर सम्राट नदियों पर बनाए जाने वाला तेल प्राप्त करने का एक मचान होता है। मान लीजिए ये नदी है, यहाँ पर एक मचान बनाया हुआ, यह मचान क्या है, तो यह तेल प्राप्त करने का मचान है। इस मचान का नाम है सागर सम्राट। तो क्या करता है यह पाइप के द्वारा, जिस पर पाइप के माध्यम से, जो पाइप के माध्यम से नदी के अंदर के जो है ना तेल को निकाला जाता है बाहर, तो वह क्या कहलाता है, सागर सम्राट कहलाता है। आपको इस तरह से याद रखना है। 20वां और अंतिम प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए, हरित क्रांति जो है ना यह कृषि के लिए एक क्रांति चलाया गया था। यह क्रांति का मतलब इसमें यह हुआ कि कृषि में जो है ना बहुत फायदा हुआ इससे। देखिए, उन्नत बीज का, उर्वरक का, खाद का, उन्नत कृषि संयंत्र का, उन्नत बीज का अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा, खाद का अच्छे इस्तेमाल कीजिएगा, कीटनाशक का भी अच्छे इस्तेमाल कीजिएगा, और अच्छी सिंचाई के फलस्वरूप जो गेहूं की फसलों में हुई अपार वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। देखिए, जब आप किसी खेतों में उन्नत बीज लगाइएगा, अच्छी सिंचाई कीजिएगा और अच्छे से कीटनाशक दीजिएगा, तो आपकी फसल में जो पैदावार है वह उसमें बहुत ही बढ़ोतरी होगी। इसी बढ़ोतरी को पहले गेहूं की फसल पर कराया गया था। गेहूं की फसल में अपार वृद्धि होने के कारण इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुल 20 प्रश्न बताए हैं। आशा है कि आपको ये 20 प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो और भी आपको मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।